नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं मूड तिरंगा। देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 चरणों में मतदान ऑलरेडी हो चुका है। और मैं बता दूं दोस्तों, एक राज्य जिस पर सबकी नजरें आज बनी हुई है वो है महाराष्ट्र। उसके कारण कई हैं। पहला कारण ये कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सीटों में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। और दूसरा कारण ये भी कि इस बार जो पार्टियों का समीकरण है वो काफी अलग है। एनसीपी के दो गुट हो चुके हैं, शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो हमने सरकार देखी महाराष्ट्र में, वो अब एक बार पहली बार एक बड़े चुनाव में साथ में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पहली बार एनसीपी के साथ जा रही है। तो काफी अलग ये चुनाव होने वाला है और लोगों के दिमाग में काफी सवाल है। और महाराष्ट्र एक शायद ऐसा इकलौता राज्य होगा जहां बीजेपी शासन कर रही है, बीजेपी का राज्य है और बीजेपी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आज महाराष्ट्र से जुड़ी जो डाउट्स है, जो सवाल है लोगों के मन में, उसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट है, वरिष्ठ पत्रकार है, लेखक है, सुधीर सूर्यवंशी जी हमारे साथ है। सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चेकमेट नामक किताब है सुधीर सूर्यवंशी जी की, जिनको भी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े चीजों में दिलचस्पी है तो वो चेकमेट किताब जरूर पढ़े। 2019 में जो घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ था उससे जुड़ी एक्सटेंसिव किताब जो है चेकमेट है, वो जरूर पढ़े। सुधीर जी, शो का नाम मूड तिरंगा है। मेरा पहला सवाल भी आपसे यही होगा कि महाराष्ट्र में क्या मूड है? देखो, जैसा आपका सवाल है और जैसा आपका शो है, वैसे ही महाराष्ट्र में कई जगहों पे मैंने विजिट किया रिपोर्टिंग करने के लिए। काफी लोगों से बात किया, किसानों से बात किया, मजदूरों से बात किया, सोसाइटी का निचला तबका उससे बात किया, सवर्ण लोगों से, कास्ट के लोगों से बात किया, ट्रेडर लोगों से बात किया, एक्टिविस्ट से बात किया। तो उसमें एक बात पता चलती है कि महाराष्ट्र का जो मूड है फिलहाल, वो थोड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूड लग रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में कोई ऐसी वेव नहीं है जैसे बाकी राज्य में कहा जाता है। लेकिन मुझे थोड़ा लगता है थोड़ा अंडर करंट जरूर है महाराष्ट्र में। इसी वजह से बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। एकनाथ शिंदे को मशक्कत करनी पड़ रही है, अजित पवार को मशक्कत करनी पड़ रही है। तो जो फिलहाल जो महाराष्ट्र का मूड मुझे जो समझ में आता है लोगों को बात करके, जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी हकीकत है, वो थोड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड है। अभी वो मूड कितने लेवल पे जाएगा, उसका कितना वोट में कन्वर्ट होगा, वो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन जैसा आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसके लिए एक लाइन में जवाब देना हो तो महाराष्ट्र का जो मूड है फिलहाल एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड है। जी। तो अगर 2019 की सुधीर जी बात करें तो 23 सीटें जो है वो 25 सीटें जो है वो बीजेपी लड़ी थी, उसमें से 23 जीते थी। शिवसेना जब उस समय पे एक हुआ करती थी, गठ नहीं पड़े थे, तो 23 लड़ी थी, 18 जीती थी। शरद पवार की एनसीपी जो समय सिर्फ एनसीपी हुआ करती थी वो 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 जीती थी। कांग्रेस की बात करें 25 में से 1 जीती थी। एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी है, 1 सीट लड़ी, 1 सीट जीती। वंचित बहुजन अघाड़ी 47 लड़ी और 1 भी नहीं जीती। इंडिपेंडेंट 1 थे। लेकिन 2024 की अगर बात करें, सीट शेयरिंग की मैं बात करूं तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो 21 सीटें लड़ रही है। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पिछली बार के नंबर में लड़ने के, 2 सीटों का कोई फर्क है। पिछली बार 2 पार्टनर थे, इस बार 3 पार्टनर है। कांग्रेस 17 सीटें लड़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। 10 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कि मैं कहूंगा फिर से 2 गठ पड़ चुके हैं उस पार्टी के भी। अगर हम बात करें रूलिंग साइड की तो बीजेपी 28, महायुति, शिवसेना 15 शिंदे की, और राष्ट्रवादी अजीत पवार की 4।
और एक सीट उनका कुछ वो कह रहे हैं कि राज्यसभा के बदले वो किया गया। उस जब तक पॉलिटिक्स में ऐसा कहा है कि जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं होती है तो उसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल तो जो नंबर है वो 4 है, तो उसी को गिनेंगे। और एक राष्ट्रीय समाज पार्टी जो है उनको, महादेव जनकर की जो पार्टी है, उनको एक सीट जो है वो ऑफर की गई है। वो अभी समय की सिचुएशन ये है। तो बीजेपी का तो सर बढ़ा है, मतलब 25 लड़े थे, अब 28 लड़ रहे हैं। बाकी के जो अलायंस पार्टनर्स है वो कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास हुआ है, या उस तरीके से आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से सेना यूनाइटेड थी, तो उन्होंने 22 करीबन सीटें लड़ी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें लगभग लड़ी थी। और इस बार शिंदे गुट को 15 सीट दिया गया है, और अजित पवार को 4 सीट दिया गया है। और दूसरी तरफ ये पैराडॉक्स भी लगता है मुझे राजनीति का। जैसे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बाकी के भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर हो, वो बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ में है, और शरद पवार की एनसीपी, उनको नकली शिवसेना और नकली एनसीपी कहा कहते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने नासिक में अपने संबोधन में उन दोनों पार्टी को नकली पार्टी कहा है। लेकिन ये दोनों नकली पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी है उनसे ज्यादा सीट लड़ रही है। जैसे महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीट लड़ रहे, नेशनल पार्टी कांग्रेस होने के बावजूद 21 सीटें लड़ रही है, और कांग्रेस सिर्फ 17 सीटें लड़ रही है। और शरद पवार की जो एनसीपी है वो 10 सीटें लड़ रही है। और ऑन द अदर हैंड आप भारतीय जनता पार्टी महायुति जिनको कहा जाता है महाराष्ट्र में, और एनडीए नेशनल लेवल पे, यहाँ पे कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत पवार की ओरिजिनल, जिसे बीजेपी के लोग कहते हैं बिकॉज उनके पास सिंबल है पार्टी का मिला हुआ, और पार्टी का नाम है, उनको 4 ही सीटें, दूसरी तरफ शरद पवार को 10 सीटें। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिनके ओरिजिनल शिवसेना कहा जाती है, उनको वो सिर्फ 15 सीटें लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे को 21 सीटें लड़ रहे। तो मुझे लगता है कि सीटें अलायंस पार्टनर में, जैसे शिवसेना शिंदे गुट है और अजित पवार, उनको जितने सीटें चाहिए थी, जैसे एकनाथ शिंदे को लगता था कम से कम 17 और 18 सीटें मिल जाएगी, जैसे अजित पवार को लगता था 10 सीटें मिलेगी, नहीं तो 8 और 9 सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेगोशिएशन में ये दोनों पार्टियों को सीट कम देना ही मेरे ख्याल से ज्यादा उनकी समझदारी समझा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मूड है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड है, और ये दोनों पार्टी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा चपट में आ सकती है, बिकॉज इनकी मशीनरी जो भारतीय जनता पार्टी की है उतनी नहीं है। तो उसकी वजह से उनको कम सीट दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी 28 सीट इस टाइम सबसे ज्यादा सीट मेरे ख्याल से आज तक की हिस्ट्री में महाराष्ट्र में लड़ने जा रही है। तो उसका अंदर खाने में काफी अनबन भी चल रहा है तीनों पार्टियों में। देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि अजित पवार के आने से थोड़े बीजेपी के कार्यकर्ता और लोगों में नाराजगी है। लेकिन वो नाराजगी कितनी दूर हुई पता नहीं, अभी इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद में उसकी सच्ची पुख्ता जानकारी अपने को मिलेगी। लेकिन बात ये सही है कि तीनों जो पार्टी है अलायंस की, उनमें थोड़ा तालमेल जो चाहिए वो बिल्कुल इलेक्शन के दौर में, कैंपेनिंग के दौर में दिखाई नहीं दे रहा है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले सुहास कांदी जो शिंदे गुट के एमएलए है, उन्होंने छगन भुजबल जो अजीत पवार की गुट के मिनिस्टर है उनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो शरद पवार की तुतारी का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था नरहरि झिलवर जो अजीत पवार गुट के एमएलए, वो तुतारी के लिए काम करते हैं, उनकी मीटिंग में बैठे हुए अपने हमको दिखाई देता। तो ये तो सामने वाली चीज है, लेकिन बाकी अंदर खाने में काफी बहुत चीजें हो रही है ग्राउंड लेवल पे। तो उसका सही में उन्होंने काम किया नहीं किया, वो जब इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस वक्त उसका सब चीजों का पता चलेगा। सुधीर जी, कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास महायुति के, बीजेपी के मतलब लीडरशिप, टॉप ब्रास जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करा कि हम बताएंगे कि तुमको कितना लड़ना है, क्या लड़ना है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ बीजेपी का बैनर और शिंदे शिवसेना का बैनर, तो मुझे कोई बहुत खास फर्क नजर नहीं आता है। उनके लिए भी चेहरा नरेंद्र मोदी ही है, और इनके लिए भी चेहरा नरेंद्र मोदी ही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो महाराष्ट्र यूनिट है वो शायद इतना ज्यादा मोदी मोदी नहीं करते होंगे जितना एकनाथ शिंदे और उनके शिव सैनिक कर रहे हैं।
तो ये आपको कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे एकनाथ शिंदे हो और अजीत पवार हो, उनको ही पता है कि उनके पास इतना ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है नेशनल लेवल का। जो बड़े चेहरे थे उन्होंने पीछे छोड़ दिए हैं। तो उसके लिए उनके पास एक ही जो सहारा है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनके चेहरे पे वो इलेक्शन जीतने का काफी प्रयास कर रहे हैं। अब कितना उसमें सक्सेसफुल होते हैं वो आने वाले दिन ही बताएंगे। और दूसरी बात आपने सही कही कि जो प्राइम मिनिस्टर की रैलीज हो, बाकी जो रैलीज हो रही है, उनमें दोनों पार्टी का सिंबल हो, दोनों पार्टी का कार्यकर्ता का जो जमावड़ा हो, जो कुनबा हो, जो इतना विजिबल दिखता नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ग्राउंड पे हो और कैंपेनिंग में विजुअल में वो भी हो उसमें। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से दो तीन पार्टी की सरकार है, तीन पार्टी का अलायंस है, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी है। मेरे ख्याल से सिर्फ नाम के लिए, जैसे हम सो कॉल कहते हैं, सिर्फ फॉर द नेम सेक ये दोनों पार्टी उनके साथ में है। अभी दोनों पार्टी नेम सेक है उनके साथ में, लेकिन वो सही मायने में उनको इलेक्शन में वोट शेयर लाने में, वोट ट्रांसफर करने में कितनी मदद करते, तो उसके ऊपर भी इन दोनों पार्टी का भविष्य डिपेंड है आने वाले इलेक्शन के चुनाव के बाद। क्योंकि वो कितना भी मोदी मोदी किया करे और कितना भी बीजेपी बीजेपी करे, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके लिए परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आप पेरिश होगे और आपको किक आउट किया जाएगा। यही उनके लिए, उनके पार्टी के जो लोग हैं उनके लिए भी कोई स्पेयर नहीं करते, और मेरे ख्याल से अलायंस पार्टनर को स्पेयर किया नहीं जाएगा। इसीलिए उनके लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इम्तिहान है ये जो इलेक्शन है, कि अपना परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा दिखाना और एग्जिस्टेंस जो है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन एग्जिस्टेंस। तो मुझे लगता है इसलिए इनकी जो फाइट है काफी इंटरेस्टिंग है। इनके पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए भी इनके इम्पोर्टेंट है, उनके खुद के एग्जिस्टेंस के लिए महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में रहने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुधीर जी, इस चुनाव में एक ट्रेंड जो हमने देखा लगातार, और आप भी उसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं लगातार, लोअर वोटर टर्नआउट एक चीज है जो हमने अक्सर इस चुनाव में एक कॉमन ट्रेंड देखा है और महाराष्ट्र में खास करके बहुत देखा है। तो इसका कारण क्या है? कई लोग बता रहे हैं, बीजेपी या एनडीए के जो समर्थक है वो ये बता रहे हैं कि जब सरकार चेंज नहीं होने वाली थी, लोग खुश जब होते तो लोअर वोटर टर्नआउट देखने को मिलता है। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, इस तरीके की परिस्थिति, लोगों का भरोसा उठ गया कि आज इनके साथ है कल उनके साथ होंगे, तो हमारे वोट की कोई वैल्यू है कि नहीं। हाउ आप इसको किस तरीके से देखते हैं, मतलब इसका रीडिंग आप कैसे करते हैं सुधीर जी? देखो, वो जो लोअर टर्नआउट वोटर टर्नआउट है मेरे ख्याल से फर्स्ट फेज में ज्यादा दिखा, लेकिन ये जो 13 तारीख को, 13 मई को इलेक्शन हुआ, उसमें मेरे ख्याल से काफी अच्छा टर्नआउट हुआ। जैसे भीड़ हो और बाकी तुम्हारा नंदुरबार हो, तो उसमें ज्यादा टर्नआउट हुआ नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पे जो फाइट अभी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है, इसलिए वहां पे हायर टर्नआउट दिखा। लेकिन ये बात सही है कि लोगों में उत्साह नहीं है, जो जिस तरीके से इलेक्शन के लेके और देश का जो सबसे बड़ा उत्सव जिसको कहा जाता है लोकशाही के लिए इलेक्शन, उनमें ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं ग्राउंड पे हो, और लोगों में जब बात करते तब दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लोगों से बात करके दो तीन चीजें दिखाई पड़ रही है। कि एक है कि महाराष्ट्र में जैसे तोड़ फोड़ की राजनीति की गई, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई, और दो पार्टी शिवसेना हो और राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनको तोड़ा गया। इसलिए कुछ लोगों में भारी भरकम नाराजगी है। तो हो सकता है कि उनका विश्वास उठ गया होगा कि भाई वोट किसको भी दो, किसे हम जिस आदमी को देते हो तो आदमी एक जगह पे ठहरता नहीं, वो दूसरी जगह पे चले जाता है। तो वोट का मतलब क्या है? तो उसकी वजह से नाराजगी, कुछ सेक्शन में बिल्कुल सही बात है, नाराजगी है। तो उसके लिए एक तबका है कि वो वोट को बाहर निकला नहीं होगा। दूसरी जगह पे हम देखेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कि हम 400 पार का जो नारा लगाया और कहा कि हम 400 से लगभग सीट लोकसभा में जीतने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है और जो वोटर है, वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट भी ग्राउंड पे होते नजर आया। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी 400 सीट जीतने वाले, तो ज्यादा
मेहनत करने की, और ज्यादा जैसे महाराष्ट्र में ऑलरेडी काफी बड़ी धूप है, तो 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतनी बड़ी धूप में क्यों निकले? तो इसलिए वो थोड़ा वोटर और उनका जो कार्यकर्ता है वो भी मेरे ख्याल से बाहर जो जिस पैमाने निकलना चाहिए वो निकल नहीं रहा है। तो वो भी एक दूसरी वजह मुझे दिखाई देती है। तीसरी वजह, जैसे आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में कम से कम 20-25 ऐसे लोकल बॉडीज है, जैसे मुंबई हो, ठाणे हो, पुणे हो, कल्याण हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, नागपुर हो। वहां पे 2-2, 3-3, 4 साल से मेरे ख्याल से नई मुंबई कॉरपोरेशन को चार कम से कम 4 साल हो गए, वहां पे चुनाव ही नहीं हुआ लोकल बॉडीज का। तो इसलिए जो नीचे का जो स्ट्रक्चर रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज को, जैसे कॉरपोरेटर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, मेयर हो, तो एक स्ट्रक्चर इलेक्शन में काफी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस बार वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली मिसिंग है। और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में पावर में है, स्टेट में पावर में, लेकिन नीचे का जो तबका है उनको कुछ मेरे ख्याल से पावर में न होने की वजह से उनको लगता है कि जो सीनियर लीडर से उनको सब मिलता है, लेकिन जो लोअर जो अपनी हैसियत सिर्फ कॉर्पोरेटर तक रखते हैं और लोकल बॉडी तक ही रखते हैं, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी, उनके लिए कुछ स्कोप नहीं पॉलिटिकल। उसके वजह से वो तबका भी मुझे थोड़ा मुझे डिस्करेज और थोड़ा अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड नजर आ रहा है ग्राउंड पे। इसलिए वो तबका जितना मेहनत करना चाहिए मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी को करते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। और चौथा, जो आरएसएस और उनका जो बाकी संगठन है, उनमें भी एक चीज मुझे स्ट्राइकिंगली दिख रही है कि जो बूथ है, बूथ संभालने वाले, उनमें भी बहुजन जो वर्ग रहता है उनके लोग काफी मुझे थोड़े मिसिंग लगे। थोड़े अपर कास्ट लोग ही वो बूथ मैनेजमेंट और बाकी चीजें करते हुए नजर आए इस इलेक्शन में। तो वो भी मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर लगा कि संविधान की वजह से और हमारा रिजर्वेशन चले जाएगा, उसकी वजह से उनमें भी थोड़ी नाराजगी है क्या? वो भी एक सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है कि उसके मल्टीपल फैक्टर है लोअर टर्न आउट होने के लिए। उसके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर ए और बी ऐसा फैक्टर हम कह नहीं सकते। नहीं सुधीर जी, मैं पूछ रहा हूं कि तो आप इसको बीजेपी के फायदे में देख रहे हैं या नुकसान में देख रहे हैं? देखो, वो अभी कौन सा वोटर निकला नहीं, ये मेरे पास इतनी पुख्ता जानकारी नहीं है, परसेंटेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों का वोटर निकला नहीं होगा। लेकिन जिसका वोटर ज्यादा निकला नहीं होगा, जैसे धूप के कारण और बाकी, जैसे मैंने कहा कि लोकल बॉडीज में उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं है और नीचे कुछ मिलता नहीं है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला नहीं। तो मुझे लगता है कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इलेक्शन में होगा। कांग्रेस का और अपोजिशन का वर्कर, जो मुझे लगता है कि कुछ किस पे भी वोट जो किधर भी जाता है, वो जो थोड़ा एंटी जो वोट है, वो मेरे ख्याल से वो नहीं मिलेगा, तो उनका भी नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन ज्यादा जो थोड़ा लोगों की बात करते, थोड़ा ऐसा कुछ परसेंटेज ज्यादा ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी का वोटर थोड़ा कंप्लेसेंट ज्यादा इस ये चुनाव में लग रहा है। जो उत्साह मोदी मोदी और देशभक्ति वगैरह बाकी जो सब चीजें चलती थी इलेक्शंस में, यू नो जिस तरह के उत्साह रहता था भारतीय जनता पार्टी के वर्कर में, वो बिल्कुल मिसिंग है। उसके और रीजन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पार्टी तोड़ी गई तो वो एक रीजन है। लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार जिनको एक करप्शन का एक एपिटोम बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के द्वारा महाराष्ट्र में, वही आदमी अभी डीसीएम बन के इस गवर्नमेंट में है। दूसरा अशोक चौहान, जिनका आदर्श घोटाला जो हाउसिंग स्कैम है, उनके वजह से भी काफी भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर अटैक किया था। वो अशोक चौहान भी जो सीनियर लीडर थे कांग्रेस में, फॉर्मर सीएम थे, वो भी बीजेपी में है। तो काफी करप्ट लोग जो अपोजिशन में थे पहले, वो सभी लोग अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मेरे ख्याल से जो तत्व मूल्य, जो इथिक्स है, मॉरल, जिनके पास थोड़ी बहुत कंपास बची है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जो है वो थोड़ा नाराज हो गए। तो उसका भी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट इस इलेक्शन में हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोगों को लिया जा रहा है। तो पार्टी विद डिफरेंस और जिस आरएसएस की शाखा में उन्होंने जो नीति मूल्य पढ़ा है, बौद्धिक ले है, उनके कंप्लीटली वो अगेंस्ट में जाता है। इसलिए वो वोटर और वो जो कार्यकर्ता
वो भी थोड़ा मेरे ख्याल से नाराज ज्यादा पैमाने में इस इलेक्शन में नजर आ रहा है। सुधीर जी, एक चुनाव क्षेत्र होगा इस बार जिसपे काफी नजरें भी बनी हुई है, वो है बारामती का, जहां पे शायद पहली बार ऐसा होगा कि मतदाताओं को बहू और बेटी के बीच चुनना होगा। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी और अजीत पवार की पत्नी है, यानी कि शरद पवार की बहू। तो ये मुकाबला किस तरीके से देखने को आया है? कि क्योंकि आपने एनसीपी काफी कवर किया है, तो मुझे लगता है कि ये जवाब आप दे पाएंगे कि क्योंकि मैं आज से 4-5 महीने पहले जब बारामती गया था तो मुझे इस तरीके का रिस्पांस मिला कि साहेब के परमिशन के बिना दादा कभी जा नहीं सकते। मैंने जितने लोगों से बात की वो खुल के कैमरा पे नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहेब के परमिशन के बिना दादा कभी जा नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में मतदाता कहाँ वोट करेगा, क्या करेगा, मतलब क्या माहौल है बारामती में? क्योंकि ऐसा देखा जाता था कि दिल्ली में सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र में अजीत पवार, ये उनकी ड्रीम टीम थी। और अब जो सिचुएशन बन गई है, तो ये किस तरीके से निकल के आई है और आज क्या मौजूदा स्थिति है बारामती? आपने सही बात कही कि राष्ट्रवादी जो एनसीपी यूनाइटेड थी उनमें एक अनरिटन लीडरशिप का रूल था। जो टॉप लीडरशिप है वो शरद पवार रहेगी, और नीचे का जो लीडरशिप है पर्टिकुलरली सुप्रिया सुले और अजीत पवार। सुप्रिया दिल्ली का जो राजनीति है वो देखेगी और अजीत पवार स्टेट की राजनीति देखेगी। तो इनमें काफी कोऑर्डिनेशन भी अच्छा था, रैपो भी अच्छा था। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन थे उनमें दोनों में डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली थोड़ी अनबन होती थी, क्योंकि कुछ पोस्टिंग के अपॉइंटमेंट के की इशू पे, कुछ सीट डिस्ट्रीब्यूशन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के इशू पे। तो मेरे ख्याल से थोड़ी चल रही थी। जैसे मैंने आपने जैसे शुरू में ही मेरा जो किताब है चेकमेट, इसका जिक्र किया। उस किताब में मैंने एक सेपरेट चैप्टर भी लिखा है कि रिप इन पवार फैमिली। उस टाइम बहुत से लोगों को मेरे ख्याल से सरप्राइज लगता होगा कि ऐसा पवार फैमिली कंप्लीटली यूनाइटेड फैमिली, उसमें कभी डिवीजन हो नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल से वो डिवीजन का जो सीट्स है वो काफी साल पहले ही बोया बोया गया था। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 2023 में हमको देखने को मिला, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज एक दिन में होती नहीं। उसको कुछ चीज होने के लिए उसको कुछ बहुत दिन और कुछ महीने और साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए जैसे अजीत पवार के ऊपर ईडी का जो शिकंजा था, जैसे ईडी का जो हैंगिंग स्वॉर्ड था उनके जरांडर शुगर फैक्ट्री, तो बाकी जैसे छगन भुजबल है, बाकी लोग हैं जैसे उनके साथ में, आपको याद होगा उस टाइम भी मैंने स्टोरी ब्रेक की थी हमारे न्यूज़पेपर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसमें गुट पार्टी टूटने जा रही है। और अजीत पवार ने 38 एमएलए के सिग्नेचर भी लिए हैं। उस टाइम अजीत पवार ने, तो आपको याद होगा, को बाहर आके डिनाई किया था कि ऐसे मैं कोई पार्टी छोड़ नहीं रहा हूँ और बाहर जाने रहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एफिडेविट में के ऊपर लिखने के लिए तैयार हूँ कि मैं कोई अलग पार्टी और अलग सोच कर रहा हूँ कि साहब शरद पवार को छोड़ने की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो सही नहीं रहता। राजनीति हमेशा पर्दे के पीछे जो घटना घटती है वही सर राजनीति है। और हम जैसे जर्नलिस्ट का और पत्रकारों का काम रहता है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो लोगों के सामने लाना। उसी टाइम मैंने जैसे 4 अप्रैल में वो स्टोरी ब्रेक की थी कि अजीत पवार और बड़े ग्रुप के साथ वो अलग कुछ सोच रहे हैं। तो उस टाइम काफी डिनाई हुआ था, लेकिन वो बात सही निकली 4 महीने पहले। कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूज इस्टेब्लिश करने के लिए और प्रूव करने के कुछ समय लगता है। एक दिन में कोई स्टोरी कभी कभी इस्टेब्लिश हो नहीं पाती। तो मुझे लगता है वो इस्टेब्लिश हो गया। अभी जो आपका सवाल है वो सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है अभी ये इलेक्शन डिसाइड कर देगा कि शरद पवार के रियल जो हम कहते हैं कि पॉलिटिकल जो हेयर है, वारसदार, वो कौन रहेगा। वो सुप्रिया सुले रहेगी या अजीत पवार उनकी लेगेसी आगे लेके जाएगी। जैसे अभी इस इलेक्शन में जो भी कुछ चुन के आएगा, जैसे बारामती में सुप्रिया सुले वर्सेस अजीत पवार की जो पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनमें काफी बड़ी टक्कर है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। आपने देखा होगा अजीत पवार ने भी पूरा दाव वहां पे लगाया। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने उनको काफी अच्छी तरह से हेल्प की है, देवेंद्र फडणवीस है। उन्होंने जो भी कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे आपको याद होगा विजय शिवतार जो शिंदे गुट के एमएलए थे,
उनको शांत करने का काम किया। दूसरे इंदापुर के जो एक्स एमएलए थे हर्षवर्धन पाटिल, उनको भी शांत करने का काम किया। तो काफी देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार की पत्नी के लिए चुनने के लिए काफी मशक्कत की है। लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार जो 84 ईयर ओल्ड है, उनका भी काफी बड़ा तजुर्बा है। एक उनकी जो इमोशनल कनेक्ट बारामती के वोटर के साथ में, तो इतना इजी भी नहीं है कि ये सीट अजित पवार की पत्नी जीत पाए। और मुझे लगता है कि कांटे की काफी भड़भक्कम टक्कर ये सीट पे है। और जैसे हमने देखा था जिस दिन वोटिंग हो रही थी कि रोहित पवार जो एनसीपी गुट शरद पवार के जो विधायक है, उन्होंने भी काफी ट्वीट किया था और वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे डाले थे किस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं वोट के लिए। तो मुझे लगता है कि फाइट काफी दिलचस्प है। और ये फाइट का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर काफी महाराष्ट्र की राजनीति डिफाइन करेगी मेरे ख्याल से। और अजीत पवार और शरद पवार और सुप्रिया सुले उनका भविष्य भी तय करेगी। सुधीर जी, जैसा आपने कहा कि 4 महीने पहले आपने खबर ब्रेक की थी, बिल्कुल इसमें सच्चाई है। इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आज आप 1% भी ये देखते हैं कि ये कोई गुगली है, या क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था कि जो 4 बजे की शपथ विधि हुई थी उस पे बाद, शपथ ग्रहण के बाद शरद पवार जी ने कहा कि ये मेरा ही प्लान था, मुझे राष्ट्रपति शासन खत्म करना था। पूरा उन्होंने जो है वो क्रेडिट लिया उस चीज का। लेकिन अजीत पवार एक अलग वर्जन बोलते हैं, वो कहते हैं सब बातचीत हो गई थी, मुझे पीछे नहीं, मैंने शब्द दिया था बीजेपी को तो मैं पीछे नहीं हट सकता था, इसलिए मुझे जाना था, मैंने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसा सोच रख के मैं गया था। आज की डेट में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो देखा है, उसके बेसिस पे मैं आपसे पूछता हूँ कि 1% भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये एक गुगली हो या एक अंडरस्टैंडिंग हो कि तुम लोग वहां चले जाओ, अपने केसेस हटा दो। क्योंकि ये वही पार्टी है, मैं दर्शकों को बता दूंगा, ये वही पार्टी है एनसीपी जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। और आज अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ऑफर दिया है ओपन, ये भरी सभा में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है विलीन होने से अच्छा है। उस पर मैं बाद में आऊंगा विलीन पे। लेकिन उन्होंने कहा कांग्रेस के साथ विलीन होने से अच्छा है कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो ये नेचुरली करप्ट पार्टी का जो टैग है, क्योंकि ईडी, आपने जैसे कहा कि दाग हट गए अजीत पवार से, तो कोलैटरली साथ ही साथ रोहित पवार का भी जो नाम है वो उस केस से हट गया। ये भी एक सच्चाई है सर। सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के साथ साथ रोहित पवार जो कि शरद पवार के साथ है, उनका भी नाम हट गया। वो चीज इतनी ज्यादा नहीं चली। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि ये एक गुगली हो और बाद में जाके पूरा, या तो वो इंडिया गठबंधन को गुगली दे रहे हैं और वो शायद पूरा गठ एक साथ आ जाए और इंडिया एनडीए के साथ आ जाए, या फिर वो इंडिया के साथ चले जाए पूरा एनसीपी। देखो, मुझे नहीं लगता कि शरद पवार का जो गुट है, वो जो पार्टी है, वो एनडीए के साथ जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि शरद पवार ऑलरेडी इन द इवनिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। तो उस इस वक्त में वो, मुझे नहीं लगता है कि जैसे उनकी राजनीति उन्होंने खड़ी की है शाहू फुले अंबेडकर और नेहरू गांधी, प्रोग्रेसिव और सेकुलर विचारधारा को लेकर, वही बात आज भी कहते हैं कि ये बात अलग है कि जब वो पहले मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने जनसंघ का समर्थन जनता पार्टी लिया था उस टाइम में। लेकिन बाद में उन्होंने कभी डायरेक्टली ऐसा उनके साथ में कुछ ये करके कोई सरकार बनाई हो। 2014 में इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे जो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। जिन लोगों को जाना था वो लोग बिल्कुल चले गए हैं। और यही लोग थे जो जैसे हर पार्टी में दो गुट और तीन गुट और कहीं मल्टी गुट होते हैं, वैसे शरद पवार की जो पहले पार्टी यूनाइटेड थी उसमें यही गुट था। वो गुट को लगता था कि हम, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है सेंटर में, स्टेट में, पावर में, तो उसके साथ में रहना चाहिए। कांग्रेस एक पुरानी विचारधारा वाली पार्टी है, अभी एक बाइगॉन एरा वाली पार्टी है, तो उसके साथ में रह के कुछ फ्यूचर नहीं है। तो जो गुट मेरे ख्याल से वो जो प्रयास कर रहा था बीजेपी के साथ जाने के लिए, वो गुट ऑलरेडी चला गया है। और जो गुट को नहीं जाना था वो गुट
मेरे ख्याल से शरद पवार के साथ में है। तो मुझे लगता नहीं कि ये चीज होगी, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज। राजनीति में कोई भी चीज कभी भी हो सकती है, उसकी हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि राजनीति उसे ही कहते हैं, राजनीति उसका ही नाम है जो जो चीज कुछ भी संभव है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि अजित पवार वापस आ सकते, कि मुझे उसके बारे में ज्यादा आशंका नहीं कि वापस बिल्कुल आ सकते। शरद पवार ने पिछले कुछ दिनों में एक दो इंटरव्यू दिए थे, उनमें उन्होंने ये बात थोड़ी इनडायरेक्टली हिंट के तौर पे कहा था कि वो कुछ लोगों को वापस ले सकते, लेकिन ऐसे दो चार जो नाम है जो अजित पवार के साथ है, उनको वापस लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है बाकी जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग हैं, तो उनके साथ में वो ऑलरेडी इन टच है, वो लोगों को साथ में ले सकते हैं। जैसे मेरा, और मुझे लगता है कि पूरा जो डिसीजन से पॉलिटिकल जो इक्वेशन है महाराष्ट्र के, जो आने वाला लोकसभा का जो इलेक्शन, जो अपने इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन के रिजल्ट कैसे आते उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। जिस तरह से रिजल्ट आएगा उसी तरह से राजनीति महाराष्ट्र की भी होगी। सुधीर जी, क्योंकि बिल्कुल ये सवाल उठेगा, क्योंकि आप देखिए शिवसेना के जो फूट पड़ा था, तो उसके बाद गद्दार गद्दार ये चीजें, पन्नास खोखे, ये सारी चीजें हमको सुनने को मिली। राष्ट्रवादी में हम लोग क्या सुनते हैं कि पार्टी के दो गठ हुए ही नहीं है। सुप्रिया सुले कह रही कि कुछ लोग ने अलग भूमिका ले ली है। कोई पर्सनल अटैक तो दूर दूर तक नहीं, वो छोटी मोटी जो चीजें हुई थी वो छोड़ दे अगर, तो पर्सनल अटैक भी नहीं। बहुत मतलब एक फ्रेंडली मैच की तरह ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि एक यूनिट वहां पे गई है, और मतलब वो वहां से लड़ रहे हैं, ये यहाँ से लड़ रहे हैं। मतलब दिस इज, यू कैन से कि एक टिपिकल शरद पवार की दोनों तरफ मैं ही हूं, मतलब विपक्ष में भी मैं हूं और सत्ता पक्ष में भी मैं ही हूं। तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है सर। नहीं नहीं, कैसे आपको दो चीजें इस पे समझनी चाहिए। उद्धव ठाकरे की राजनीति और शरद पवार की राजनीति दो अलग राजनीति है। और उसके वजह से मुझे ख्याल से उद्धव ठाकरे की कोई कठिनाई नहीं हुई कि एकनाथ शिंदे उनको गुट को गद्दार कहने में। लेकिन शरद, और उसमें ऐसा था कि उनमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का ऐसा कोई ब्लड रिलेशन का रिश्तेदारी नहीं थी। वो अलग तरीके से उनका रिलेशन था, पार्टी का एक बॉस और वर्कर और लीडर तौर के। और दूसरी तरफ हम एनसीपी में देखते हैं, तो अजित पवार शरद पवार के तो उनके ब्लड रिलेशन है। इसलिए, और शरद पवार कभी ऐसे गद्दार और जो हम जो लैंग्वेज ठाकरे की जो भाषा महाराष्ट्र में जो फेमस है, उसी तरह की लैंग्वेज शरद पवार की कभी उनकी राजनीति में विरोधों के लिए रही है और अपने लोगों के भी लिए भी रही है। वो हमेशा जो डेकोरम है भाषा को हमेशा मेंटेन करते हैं। इसलिए अजित पवार को वो टैग उन्होंने लगाया नहीं, इसलिए दो यूनिट आपने जैसे बात की वैसे उसी तरह से वो ट्रीट करते हैं। वो उनका कहना, मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उसके इस बारे में सवाल भी पूछा था। उनका कहना, जो लोग जानना चाहते हैं वो चले गए, अभी उसके उनके बारे में बोलना अच्छी बात नहीं। तो उनका वो जो डिसीजन लेना है ले लिया है, अभी वो उनकी राजनीति वो करेंगे, हम हमारी अलग राजनीति करेंगे। लेकिन उन्होंने एक अफसोस भी जाहिर किया था, क्योंकि उन्होंने ज्यादा डिपेंडेंट जो सेकंड लीडरशिप उन्होंने तैयार की थी, जैसे अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, बाकी आर पाटिल हो, वो उनका अफसोस था कि वो थर्ड रंग जो रिलेशनशिप क्रिएट करना था, ग्रूम करना था, नर्चर करना था, उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं। इसलिए पार्टी में एक बड़ी मेरे ख्याल से वोविड क्रिएट हो गई है थी। अभी वो वोविड मेरे ख्याल से फिल करने के लिए वो अभी जगह जगह घूम रहे। लोकसभा के चुनाव के वक्त वो कैंडिडेट भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और विधानसभा में कौन से कैंडिडेट हो सकती है उसके लिए भी मेरे ख्याल से वो मशक्कत कर रहे। तो अपनी पार्टी का जो बेस है, उनको तो काफी तजुर्बा है ये अपनी 40-50 साल की राजनीति में। उनकी कई बार पार्टी टूटी और कई बार उन्होंने पार्टी बनाई है। तो मुझे लगता है कि वो काम अभी मेरे ख्याल से उनकी उम्र देखते हुए भी ये सब चीजें वो कर रहे, ये काफी काबिले तारीफ है। सुधीर जी, ये 2022 में जो फूट पड़ी, मुझे लगता है उसके बाद पार्टी गई, शिवसेना की मैं बात कर रहा हूँ, शिवसेना की पार्टी उद्धव के हाथ से गई, नेता गए, नाम चिन्ह सब चला गया। लेकिन आज मुझे लगता है कि महाराष्ट्र, और मैंने काफी लोगों से, पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात किया, नेताओं से बात किया, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि आज विपक्ष में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो
अनडाउटेडली उद्धव ठाकरे। इस चीज को सब लोग मानते हैं। तो इसका कारण क्या है? उद्धव ठाकरे एक तरीके से पक्ष प्रमुख उनको बोला जाता था, मुख्यमंत्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक से इतना लोकप्रिय कैसे वो हो गए? अब कोविड की लोग बात करते हैं, कोविड पे भी उनको भ्रष्टाचार के लोग आरोप लगाते हैं, काफी चीजें हैं। तो ये क्या जादू है उद्धव ठाकरे का? देखो, जैसे हमने उद्धव ठाकरे जी को जैसे शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख थे, और मेरे ख्याल से जब गवर्नमेंट में नहीं थे, पार्टी के लीडरशिप की, तो भी उनका रोल काफी लिमिटेड था, पार्टी के लिए रोल था। तो ज्यादा इतना एक्सपोजर उनके लिए नहीं था। और उनके भाषा और सब स्पीचेज अट्रैक्टिव थे, लेकिन इतने भी अट्रैक्टिव नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप का संभाला, ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद में उनके पर्सनालिटी में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आया, और उनकी जो लीडरशिप है कि उभरी। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो लीडरशिप है, एक सीजनल लीडरशिप के तौर पे एक सामने आई। और उनके जो स्पीचेस थे, उनके जो भाषण भाषण है, उनमें काफी पंच, काफी ह्यूमर, और काफी जैसे एक मराठी जो शैली रहती है भाषण की, वो सभी चीजें देखने को आज मिल रही है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने जो कोविड में काम किया, और फेसबुक लाइव, रूलिंग पार्टी के लोग कितना भी उनको क्रिटिसाइज करे कि घर में बैठ के काम कर रहे थे, क्योंकि पैंडेमिक में सिचुएशन में आदमी कहीं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन कोविड सिचुएशन की वजह से जो फेसबुक लाइव था, उनके वजह से एक पॉपुलैरिटी उनकी जो है वो काफी हाई हो गई, और खासकर कर महिलाओं में। मुझे लगता है कि उसने उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र को संभाला उस टाइम में, लोगों को लगता है कि जैसे अपना नेक्स्ट डोर नेबर, कोई अंकल हो, कोई चाचा हो, और कोई जो बड़ा भाई हो, जिस तरीके से बात करता है, उसी तरह से उद्धव ठाकरे बात करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को चीज करने के लिए कहते थे। ऐसे कोई अथॉरिटी, मैं सीएम हूँ, मैं स्टेट का बॉस हूँ, तो आप ये सब चीजें सुनिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनका जो हम्बलनेस है, तो लोगों को काफी पसंद आया। उसके वजह से उनकी पॉपुलैरिटी उस टाइम पे बढ़ी थी। और उसका जो शूट हुआ, वो उनका सत्ता में से जाने के बाद में जिस तरह से उन्होंने जो वर्षा बंगलो सीएम ऑफिस वो छोड़ा तुरंत, उसी दिन छोड़ दिया कि मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। वो भी दिखा दिए कि मैं मेरे घर में रहता तो मैं मेरे घर वापस जा रहा हूँ। नहीं तो कुछ लोग 10-10, 15-15 दिन सीएम ऑफिस छोड़ते नहीं है, और वो रिटेन करते हैं कुछ ना कुछ, इस बहाने और उस बहाने। तो और किसी तरह से वो कुर्सी बचाना चाहते हैं। वो चीज उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल दिखाई नहीं। और दूसरी बात, उनकी जब पार्टी तोड़ी गई, तो उसके वजह से जो सिंपत्ति थी, वो धीरे धीरे स्प्रेड हुई, काफी लोगों में उसकी बढ़ी भी। और पार्टी टूटने के बाद में लोगों में एक मेरे ख्याल से एक धारणा है भारतीय संस्कृति में, जो बाप की जो विरासत रहती है, वो प्रॉपर्टी हो, वेल्थ हो, कोई मकान हो, वो जनरली अपने जो बेटा रहते हैं उसको मिलती है। तो एक उसी लिए वो लोगों को ऐसा लगता है कि जो शिवसेना है वो बाला साहेब ठाकरे ने बनाई है, तो उसका जो पहला हकदार है उनका बेटा उद्धव ठाकरे वही है। लेकिन उसको, उनके बेटे को ये हकदार देने के बजाय वो इलेक्शन कमीशन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अभी शिवसेना के लोग जिसको कहते हैं, तो उन्होंने वो विरासत जो दूसरे आदमी है उनको, एकनाथ शिंदे को दी गई है। इसलिए लोगों में ये बात पसंद है कि जो बेटा जो सही हकदार है उसको विरासत मिली नहीं और दूसरे को मिल गई। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से उनके बारे में एक सिंपैथी जो ऑलरेडी थी, वो ज्यादा पैमाने पे स्प्रेड अप हो गई, और लोगों के दिल और दिमाग में बैठ गई। सुधीर जी, राम मंदिर का कितना असर पड़ा है महाराष्ट्र में? देखो, क्योंकि राम शाहू मंदिर, फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, और एक तरीके से सेक्युलर आइडियोलॉजी और सारी चीजें एक तरफ चलती है, जहां पे नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, तो नागपुर में दीक्षा भूमि भी है। तो इतने विभिन्न विचारों वाला महाराष्ट्र है, तो इसमें राम मंदिर का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मैं आपसे पूछता हूँ। देखो, राम मंदिर का इम्पैक्ट, जैसे जिस दिन राम मंदिर हुआ था, अ, उसी दिन मेरे ख्याल से आपने देखा होगा पूरे भारत, महाराष्ट्र में, पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा उत्सव के तौर पे लोगों ने, जैसे हम कोई रिलीजियस फेस्टिवल रहता है, जैसे रामनवमी हो और कोई
दशहरा हो, उसी तरह के लोगों ने मिठाई बांट कर, ढोल नगारे बजाकर उसका सेलिब्रेशन किया था। लेकिन मुझे लगता है वो उत्सव के तौर पे उन्होंने, लोगों ने उसको माना, सेलिब्रेट कर दिया और छोड़ दिया। वो जैसे उस दिन वो दिन खत्म हो गया। उसके बाद में राम मंदिर का ज्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिला। ये पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र जैसे आपने कहा कि एक शाहू फुले अंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहाँ पे एक इंक्लूसिव सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स और कल्चर है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस प्रिज्म से राम प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिस प्रिज्म से वो रखना चाहते, वो यहाँ पे वो सूट मुझे लगता है कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2014 और 1900 दोनों चुनाव में इतने सत्ता और ताकत होने के बावजूद भी अपने खुद के बलबूते पे कभी महाराष्ट्र में उन्होंने सत्ता पाई नहीं है। ये सबसे मुझे लगता है उनके लिए एक अभी भी चीज है कि हमने महाराष्ट्र में सब स्टेट में सत्ता पाई ऑन और ओन, महाराष्ट्र में अभी तक पाई नहीं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में संत परंपरा भी काफी है, तो उसके वजह से महाराष्ट्र में मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजन, मल्टी सेंट ऐसा एक स्टेट है। वहां पे ऐसा कोई ऐसा एक धर्म और पंथ उसका दारो मदार है और उसका कोई डोमिनेंस है, हम ऐसे कह नहीं सकते। बिल्कुल राम को मानने वाले लोग हैं, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेके ही अपना दिनचर्या शुरू करते। लेकिन आप जब देखेंगे तो राम के भी इतने महाराष्ट्र में टेम्पल आपको नहीं मिलेंगे। काफी खूब खूब बहुत ही कम जगह पे आपको वो टेम्पल भी मिल पाएंगे। तो श्रद्धा एक अलग चीज है और राजनीति से जुड़ी हुई धर्म वो अलग चीज है। और महाराष्ट्र की जनता मेरी मुझे लगता है वो समझती है धर्म से जुड़ी राजनीति और सत्ता से जुड़ी राजनीति दो अलग चीजें हैं। तो इसके लिए उसका ज्यादा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में नहीं है। और लास्ट अहम बात राम मंदिर के बारे में बता देता हूँ। राम मंदिर बिल्कुल इशू था लोगों में। लेकिन जिस दिन वो राम मंदिर हो गया, उस दिन से मुझे लगता है कि लोगों को ड्रीम था, लोगों को लगता था जो लोगों को कि जब एक टेम्पल राम मंदिर का मंदिर है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में मुझे लगता है कि वो जो वोटिंग रहती है हमेशा कोई इलेक्शन में, वो एंगर से आती है, वो कभी सेटिस्फेक्शन से वोटिंग नहीं होती। राम मंदिर का मसला था, वो कंप्लीट हो गया, राम मंदिर कंप्लीट हो गया, तो वो अभी इशू नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि टेम्पल कंप्लीट हो गया तो उसके लिए वोटिंग करो। वो ज्यादा मुझे उसका कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं देता, लगता नहीं है। टेम्पल कंप्लीट नहीं होता तो उसका बड़ा असर हमेशा रहता है कि कोई भी चीज नहीं हुई हो तो उसका असर काफी लोगों में ज्यादा रहे, क्यों नहीं हुआ हो। लेकिन जब चीजें हो गई तो लोग एक अपने एक पास ऐसे कोई चीज हो गई तो उसको पीछे छोड़ देते हैं और आगे भविष्य में क्या करना है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। सुधीर जी, आपने शुरुआत में कहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट माहौल है, यानी कि सरकार के खिलाफ में लोगों का मूड चल रहा है, ये आपने कहा सर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2.5 साल हुआ है, मतलब 5 साल के बाद हम देखते हैं एंटी इनकम्बेंसी, देखते हैं सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा, देखते हैं 2.5 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नवंबर में होगा। तो अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी 5 साल कंप्लीट कर लेती तो क्या चीजों में फर्क देखने मिलता? बीजेपी के अगेंस्ट लोग इतना होते या एमवीए के सपोर्ट में लोग इतना होते क्या? ये जो कोविड सिंपैथी और सारी चीजें, उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी, ये सब चीजें, इतना प्रो ओपोजिशन होता क्या? मतलब मोटा मोटी मेरा सवाल है कि जो दो पार्टियां फोड़ी, ये कहीं गलती तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार 5 साल भारतीय जनता पार्टी चलाने देते तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से बुरी हालत महाराष्ट्र में है, उतनी बुरी हालत बिल्कुल मुझे लगता नहीं कि वो होती। बाकायदा उनके फेवर में सिंपति ज्यादा रहती। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने यू नो जितनी गड़बड़ी की है और जितना ईडी सीबीआई का मिसयूज किया, पार्टी तोड़ी, लोगों को भगाया वगैरह सब चीजें की, तो उसका बुरा असर महाराष्ट्र के मतदाता के ऊपर गिरा। कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े पार्टी विद डिफरेंस वगैरह कहने वाली पार्टी सब करप्ट लोगों को साथ में ले रहे और सरकार बना रही है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों में गिरा। अब आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जैसे उन्होंने अनिल देशमुख होम मिनिस्टर, उनके बारे में काफी चीजें उजागर की थी, तो उनको रिजाइन भी देना पड़ा।
बाकी काफी चीजें वो अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे अच्छे काम भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनको जो सत्ता में आने की जो हड़बड़ी, हम जल्दी सत्ता में आने चाहिए, तो उसके वजह से उनको मुझे लगता है तो थोड़ा रुक जाते तो उनका इतना नुकसान और इतनी नेगेटिव इमेज भारतीय जनता पार्टी की, उनकी लोगों की महाराष्ट्र में बिल्कुल होती नहीं। उनको बिल्कुल फायदा ही होता। लेकिन सत्ता अपने पास ही रहनी चाहिए। उसके वजह से उन्होंने जो जोर जबरदस्ती किया, उसका इम्पैक्ट लोगों में बिल्कुल है। और एक बात है कि महाराष्ट्र की जो जनता, उसके जो साइकोलॉजी है, हम जब समझते हैं साइकोलॉजी ऐसे, जो आप प्यार से कोई चीज मांगेंगे तो बिल्कुल कोई चीज आपको देने में बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन आप जब जोर जबरदस्ती करेंगे, तो मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, वो ऐसे जोर जबरदस्ती और ताकत को कोई दिखाए तो उसको मुझे नहीं लगता वो इतनी इजी तरीके से उसको सरेंडर होने वाला महाराष्ट्र है। सुधीर जी, आखिरी दो सवाल मैं लूंगा, आखिरी दो सवाल। पहला मेरा सवाल यह है कि इतने सारे दौरे प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र में हुए, एकनाथ शिंदे और शरद एनसीपी के आने के बावजूद भी उनको सबसे ज्यादा दौरे महाराष्ट्र में करने पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स यही देखा जा रहा है उनका स्टार कैंपेनर तो मोदी ही है, ये तो बात है। और 5 फेज में होने वाला चुनाव 7 फेज में करा रहे। कहीं ना कहीं मोदी इस मतलब मोदी श्योर नहीं है महाराष्ट्र को लेके, ऐसा है। मोदी मैजिक तो मैं कहूंगा ही नहीं कि मोदी मैजिक, तो मुझे लगता है कि आप भी कहेंगे कि नहीं है। लेकिन क्या है कि इतनी बार महाराष्ट्र में मोदी को आना पड़ रहा है और चुनाव लड़ना मतलब प्रचार करना पड़ रहा है। हर एक सभा में जाके वो, विधानसभा में जा जाके वो प्रचार कर रहे हैं। इसका कारण आप कैसे देखते हैं? हम देखेंगे तो लास्ट लोकसभा जब हुए थे वहां, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने 9 लोकसभा की रैलीज एड्रेस की थी। लेकिन मुझे लगता है इस बार 20 के ऊपर उनकी रैलीज महाराष्ट्र में अभी तक हो चुकी है। तो उसका कारण, मोटा मोटी कारण ये है कि जैसे 2014-19 में सभी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो गुट अलायंस पार्टनर थे शिवसेना, तो सभी सीटें मैक्सिमम कंफर्टेबल मार्जिन से जीती थी। जैसे नॉर्थ मुंबई की सीट तो 3-4 लाख से जीती थी, काफी सीटें 50,000 के ऊपर, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे मार्जिन से सीट जीती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनके साथ में जो लास्ट टाइम शिवसेना ने 25% से ज्यादा वोट शेयर लिया था लोकसभा में, इस बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके साथ में नहीं है। तो उनका जो वोट शेयर है, उनको जो मिलने वाला वोट शेयर है, उनके साथ नहीं है। ये पहली बात। तो वो वोट शेयर आप माइनस कर दीजिए। दूसरी बात, इस टाइम पे जैसे एंटी कांग्रेस मूड था 2014 में, बालाकोट नेशनल बैंक के ऊपर इलेक्शन हुआ था 2019 में, और 2024 के इलेक्शन के लिए ऐसा कोई नेशनल मुद्दा ही नहीं है। इसलिए ये इलेक्शन काफी लोकलाइज, जैसे म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन लड़ते हैं वैसे ये लोकलाइज इलेक्शन हो गया है। और ये हम जब, मैं घूमा काफी लोगों से बात भी करता हूँ काफी सीट के बारे में, तो ऐसी कोई सीट जो रूलिंग पार्टी का बड़ा लीडर हो, वो भले ऑन कैमरा उनको कहना पड़ता है कि वो 30 आ रही है, 35 सीट आ रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब हम जब बात करते हैं उन लोगों से, वो कहते हैं कि वो कोई भी सीट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं कि ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। नितिन गडकरी की सीट हो, वहां भी लोग कहते हैं सीट आएगी तो 50,000 वगैरह ऐसे मार्जिन से सीट आएगी। पंकजा मुंडे की सीट है, वो भी काफी टफ फाइट में चली गई, फंसी हुई सीट है। तो ऐसे काफी जो बीजेपी के गढ़ वाली सीट जिसको माना जाते थे, वो सभी सीटें फंसी गई इस बार। तो कोई भी सीट जो जीतेंगे और हारेंगे, वो काफी कम मार्जिन से जीतने वाले, वो हारने वाले। इसलिए मुझे लगता है कि जो सीट काफी निगेटिव में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उनके पास मल्टीपल सर्वे करने वाली एजेंसी है। उनके मेरे ख्याल से काफी सर्वे रेगुलर होते हैं। तो उनका जो रिपोर्ट्स रहते हैं, और रिपोर्ट्स के ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपना डैमेज कंट्रोल हो, कंटिजेंसी प्लान हो, वो अपना इस्तेमाल करते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सभाएं महाराष्ट्र में बढ़ाई गई। लोकलाइज कहाँ का क्या क्या कर सकते हैं, किस लोगों को लिया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, वो भी चीजें ग्राउंड पे कर रही है। और दूसरा जो रिसोर्सेस है, जो जो सामदाम दंडभेद हम कहते हैं, वो भी इस्तेमाल लोकल लेवल पे करे, क्योंकि उनको पता है कि जो ग्राउंड खिसक रही है, इतने भी खिसक न जाए कि महाराष्ट्र में उनको बहुत बुरी तरह से हार हो जाए,
और महाराष्ट्र में बुरी तरीके हार हो जाएगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली में सरकार बनाने और बाहर जाने में हो सकता है। इसलिए वो ज्यादा मशक्कत प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी उनके लीडर्स महाराष्ट्र में करते हुए दिख रहे हैं। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक नंबर एमवीए के लिए, एक नंबर महायुति के लिए। नहीं नहीं, वो डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। जैसे लास्ट टाइम बीजेपी का जो मार्जिन था काफी हाई मार्जिन था, मेरे ख्याल से एवरेज 10-15% का मार्जिन हर सीट पे है। लेकिन लास्ट टाइम वंचित की वजह से कांग्रेस और एनसीपी ने 9 सीट गंवाई थी, और इस तो बार वंचित का इतना इस बार भी इम्पैक्ट, वंचित अलग लड़ रही है। हाँ इस बार वंचित का इम्पैक्ट नहीं है, एमआईएम वंचित अलग है। तो उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि दोनों को चांसेस ज्यादा है। जो जमीन पे ज्यादा मजबूती से लड़ेगा वो सीट निकाल पाएगा। अभी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, लेकिन इतना भी वो काम नहीं कर रहा है कि वो सीट, मेरे ख्याल से कैंडिडेट कुछ ना करे तो सीट निकाल पाएगा। तो वो हो नहीं सकता अभी 2024 में। कैंडिडेट, उसका नेटवर्क और बाकी उसके बारे में जो पॉजिटिवनेस है, वो चीजें काम करेगी। नहीं है तो मेरे ख्याल से सीट गंवानी पड़ेगी। सुधीर जी, बीजेपी का पिछले बार का नंबर से कम नंबर होगा कि ज्यादा नंबर होगा, उस पर कुछ अगर बता सकते। नहीं नहीं, मुझे लगता है ग्राउंड के घूमने के बाद में, देखो मैं और कहता डिस्क्लेमर कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, लेकिन मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो नंबर काफी हद तक नीचे जाने वाला है। वो नंबर 2014 और 19 का, उनके लोग भी एडमिट करते कि हम इतने जो जो, जो परफॉर्मेंस 2014-19 का वो करने नहीं जा रहे। उनके नंबर काफी कम होने दिख रहे, अभी कितने कम होते वो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट ही बता पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों को। काफी महाराष्ट्र से जुड़ी जो उनके डाउट्स होंगे, मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद वो सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क को समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे सुधीर सूर्यवंशी, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक। हम आपको देश भर से जुड़ी राजनीतिक खबरें देते रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क को।